हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इंफॉर्मेशन एंड अदर इश्यूज। तो ये जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें हम कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वर्कर्स क्या होते हैं, वर्कफोर्स क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। और हम देखेंगे कि मेन और वुमेन में जो पार्टिसिपेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वेरियस सेक्टर्स में, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे और गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए। तो इन सभी इश्यूज़ को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि वर्कर कौन होता है। वर्कर्स क्या होते हैं? वर्कर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो कि एंगेज होता है प्रोडक्शन एक्टिविटी में, यानी कि जो प्रोडक्शन में कोई वैल्यू एडिशन करता है, हम उस इंडिविजुअल को वर्कर का नाम देते हैं। वर्कर्स की भी आगे हमारे पास कैटेगरीज हैं। वर्कर्स जो है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स भी हो सकते हैं, जैसे जो खुद अपने लिए काम करते हैं, जैसे कि फार्मर्स हैं वो अपने खेत में काम करते हैं, एंटरप्रेन्योर है वो अपनी कंपनी में काम करता है। सिमिलरली हायर्ड वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं, जिसके बदले में उनको रिवार्ड्स और सैलरी मिलती है। ऐसे ही हम वर्कर्स को दो और कैटेगरी में, जिसमें कैजुअल वर्कर्स और रेगुलर वर्कर्स होते हैं। कैजुअल वर्कर्स जो डेली वेज अर्नर्स होते हैं, और ये कभी ये हायर किए जाते हैं, कभी नहीं हायर किए जाते, तो ये रेगुलर नहीं होते। तो इनका कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, इनको कोई प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, पेंशन, ऐसे कुछ भी इनको फैसिलिटी नहीं मिलती। देन रेगुलर वर्कर वो जो परमानेंट पेरोल पे होते हैं और इनको कोई ना कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो है हमेशा ही मिलता रहता है। तो जो वर्कर्स हैं इनको भी अभी हमने दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। एक तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं और एक जो कि हायर्ड वर्कर्स हैं, और हायर्ड में भी कैजुअल वर्कर्स और रेगुलर वर्कर्स। अब हम बात करने जा रहे हैं कि लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पार्टिसिपेशन रेट, इन सब चीज़ों की अब हम बात करने जा रहे हैं। तो लेबर सप्लाई क्या होती है? जितनी लेबर काम के लिए हमारे पास है उसको हम लेबर सप्लाई कहते हैं, जो कि अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जिसकी विलिंगनेस है, जो काम करने को तैयार है, तो उसको हम लेबर सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई वर्कर्स हैं वो अपनी 10 घंटे काम कर सकते हैं और वो 10 घंटे काम करने को तैयार हैं। सिमिलरली लेबर फोर्स क्या होती है? नंबर ऑफ वर्कर्स जो कि एक्चुअली काम कर रहे हैं और विलिंग टू वर्क भी है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द वेज रेट, इम्प्लाइंग दैट मोर पीपल आर एंगेज्ड। सो उसके बाद हम बात करते हैं कि वाई द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लो एंड लोअर स्टिल इन अर्बन एरियाज। बहुत सारी फीमेल जो हैं एजुकेटेड हैं, लेकिन अभी भी उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और इवन फीमेल एजुकेशन का लेवल भी लो है एज़ कम्पेयर टू मेल। तो जो फैमिलीज़ हैं वो मेल्स को तो अलाउ करती हैं अर्बन एरियाज़ में जाना, वहाँ पे काम करना, लेकिन फीमेल्स को अलाउ नहीं करती, तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी कम रहती हैं। सिमिलरली जो पॉवर्टी है और रूरल एरियाज़ में जो बहुत लेस वेजेस पे किए जाते हैं फीमेल्स को, इसी के कारण ये जो गैप है ये मौजूद है। उसके बाद है रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, जो है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, इसकी बात हम करने जा रहे हैं। तो जैसे ये टेबल 7.1 पे हम देख सकते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशो इन इंडिया, ये 2017-18 का डाटा है। इसमें मैन विमेन दोनों को हमने कंसिडर किया है। तो देख सकते हैं कि मैन का कंट्रीब्यूशन वर्कर पॉपुलेशन रेशो में 52.1 है, वुमेन का 16.5, रूरल एरियाज़ में मैन का 15.7 है, विमेन का 17.5, और अर्बन एरिया में अगर देख लें तो मैन का 53 है और विमेन का 14.2। तो टोटल जो पॉपुलेशन में से कितनी पॉपुलेशन जो है वर्कर है वो है ओनली 34.7। ठीक है जी, और रूरल सेक्टर में ओनली 35 और अर्बन में 33.9। तो रूरल सेक्टर में अर्बन से ज़्यादा है, रूरल में 35 है और अर्बन सेक्टर में क्या है
33.9। अब यहाँ पे हाई डिपेंडेंसी रेशो है, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन है हमारी, अगर पॉपुलेशन 100 है तो उसमें से कितनी पॉपुलेशन काम कर रही है? जस्ट 34.7। तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट लोग बहुत ज़्यादा हैं। सिमिलरली जो रूरल एरिया का पार्टिसिपेशन तो ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्टिविटी कम है। सिमिलरली विमेन का रूरल एरिया में पार्टिसिपेशन तो ज़्यादा है लेकिन उनको वेजेस जो हैं वो प्रॉपरली नहीं दिए जाते। तो ये था हमारा पार्टिसिपेशन। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं, ये देखिए, हाँ, अब हम बात करने जा रहे हैं कि रीजन और जेंडर वाइज अगर हम देखें इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, जेंडर वाइज अगर देखें कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स अकॉर्डिंग टू द रीजन, तो अर्बन वर्कर्स में देखा जाए तो जो कैजुअल वर्कर्स हैं वो 15% हैं, रेगुलर जो हैं वो 47% हैं, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो 38% है। जबकि रूरल सेक्टर में जो है हमारे कैजुअल वर्कर्स जो हैं वो कैजुअल वेज वर्कर 29% है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड 13% है, और सेल्फ एम्प्लॉयड 58% है। तो हम देख सकते हैं कि जो रूरल एरिया है उसमें कैजुअल लेबर ज़्यादा है और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ बहुत कम है। सिमिलरली जो रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादा हैं लेकिन अर्बन एरिया में कम है। यही कारण है कि जैसे खेती बाड़ी मेन उनका धंधा है, तो इसीलिए सेल्फ एम्प्लॉयड जो लेबर वर्कर्स हैं वो ज़्यादा हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। सिमिलरली अगर हम अकॉर्डिंग टू जेंडर इस चीज़ की बात करें, मेल फीमेल, तो मेल जो कैजुअल वर्कर हैं वो 24% है, फीमेल 27% है। सिमिलरली जो हमारी मेल रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं वो 24% है, जो फीमेल है वो 21% है। और सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करी जाए तो जो हमारे पास मेल है वो 52% है और फीमेल भी 52% है। तो ये रेशोज़ में कुछ ज़्यादा जो अंतर है वो नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और वर्कफोर्स देख लेते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में ये वर्कफोर्स का डिवाइड कैसा है। तो अगर देखा जाए तो टर्शरी सेक्टर जो है 31% जो टर्शरी सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयड हैं लोग, और सेकेंडरी सेक्टर में 24.4% और प्राइमरी सेक्टर में 44.6% जो है वो लेबर एम्प्लॉयड है इन सेक्टर्स में। तो ये जो डाटा है ये 7.2 टेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री, ये अभी हमने डिस्कस किया, तो जिसमें हम देख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर और टर्शरी इंडस्ट्री की कैटेगरी वाइज जो है ये रेशो है। और इसमें हम इसको रूरल अर्बन वर्कफोर्स में भी डिवाइड करके देख सकते हैं, और मेल और फीमेल वाइज भी देख सकते हैं। इसी टेबल में इसको डिवाइड किया गया है। तो रूरल में अगर देखें तो प्राइमरी सेक्टर में 59.8, सेकेंडरी में 20.4 और टर्शरी में 19.8 लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, जबकि अर्बन सेक्टर में 6.6, 34.3 सेकेंडरी में और टर्शरी में 59.1। तो सी द ह्यूज वेरिएशन हम देख सकते हैं कि जो टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा अर्बन एरिया के लोग करते हैं और प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा जो है रूरल एरिया के लोग इन्वॉल्व हैं। सिमिलरली अगर हम मेल फीमेल की बात करें तो ये भी यहाँ पे जो मेन है प्राइमरी सेक्टर में 40% है और फीमेल है 57.1। सेकेंडरी में जो मेन है वो 26.5 है, फीमेल है 17.7। टर्शरी सेक्टर में मेन है 32.8 और फीमेल है 25.2। तो ये भी गैप जो है हमें नज़र आ रहा है कि रूरल सेक्टर में जो फीमेल्स हैं जो वो ज़्यादा अच्छे से काम करना पसंद करती हैं। सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री। तो नेक्स्ट जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जो हमारी एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ है उसमें भी काफ़ी चेंजेस आ रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि अब हम अगर इसको टेबल के द्वारा अब हम देखते हैं, इसमें जॉबलेस ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है।
ठीक है जी, दिस इज द पीरियड फॉर विच कंपेरेबल एंड ऑथेंटिक डाटा आर अवेलेबल। तो हमने कौन कौन से पीरियड की बात की है, 1951 से लेकर हम 2010-12 तक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ को एम्प्लॉयमेंट के साथ हमने कंपेयर किया है। तो ये जो डार्क हाईलाइटेड लाइन है ये एम्प्लॉयमेंट को रिप्रेजेंट करती है, लाइट हाईलाइटेड जो लाइन है ये हम किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी जीडीपी ग्रोथ को। तो गैप देखिए कितना ज़्यादा है। ईयर 1961-66 में ये थोड़ा सा आपस में एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी ग्रोथ रेट सेम रेट पे थी। अदरवाइज हम देख रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट से ज़्यादा ही है। जो सबसे ज़्यादा डिप जो जीडीपी में देखने को आ रहा है वो 1990-92 में आ रहा है। और उसके बाद ये जो है हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट इवन 8.7 के पॉइंट को भी हमारी जीडीपी ने टच किया है। लेकिन जब हमारी जीडीपी 8.7 है उस वक्त हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है 0.28। तो इसको ये जो डाटा है, ये जो फैक्ट एंड फिगर्स है, ये क्या सिग्निफाई करते हैं, ये बता रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी ग्रोथ रेट है वो एक्चुअल पिक्चर आपकी इकोनॉमी की सही दिखा रही है। यानी कि ये जो ग्रोथ है ये मशीन की वजह से, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी हो सकती है। यानी कि लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन देश में आर्थिक विकास तेज़ी से हो रहा है। तो ये ग्रोथ है, ये एक मैथमेटिकल नंबर्स हैं, लेकिन ये नंबर्स जो हैं आपके देश की डेवलपमेंट की सिचुएशन को नहीं दिखाते। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ग्रोथ इज अ मैथमेटिकल नंबर बट डेवलपमेंट ये ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसमें कि आपके देश में बेरोजगारी भी नहीं होनी चाहिए। अगर बेरोजगारी की स्थिति है तो ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है नहीं कर सकती। तो जो एम्प्लॉयमेंट पैटर्न के ट्रेंड हैं वो अब हम देख लेते हैं डाटा में। तो प्राइमरी सेक्टर में 1972-73 का डाटा है, यहाँ पे 83 का है, 1993-94 का है, 2011-12 का है और 2017 और 18 का डाटा है, जिसमें हम देख सकते हैं प्राइमरी सेक्टर में 74.3% लोग जो थे पहले इन्वॉल्व थे 72-73 में। अब देख लेते हैं 17-18 में 44.6, सेकेंडरी में 10.9 अब है 24.4 और सर्विसेज में 14.8 अब है 31। तो ये सेक्टर वाइज है। अब स्टेटस वाइज भी देख लेते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज कितने हैं, कैजुअल वेज लेबरर्स कितने हैं। तो वो देखा जाए तो जो 1972-73 में सेल्फ एम्प्लॉयड थे 61.4 अब हैं 52.5। सिमिलरली रेगुलर जो सैलरीड एम्प्लॉयड थे वो थे 15.4 अब हैं 22.8 और कैजुअल जो वर्कर हैं वो 23.2 थे अब है 25। यानी कि जो कैजुअलाइजेशन हुई है वर्कफोर्स की वो बढ़ती ही जा रही है। यानी कि स्टेबिलिटी नहीं है। यानी कि एक मजदूर को ये नहीं पता कि आज के दिन उसको खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सारे जो इश्यूज हैं ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। अब हम उसकी बात करते जा रहे हैं। हमें पता है कि अगर ट्रेड यूनियंस होंगी तो जो लेबरर्स हैं वो स्ट्रांग हो पाएंगे, उनकी अपनी से होगी, उनको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। तो प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स में भी अब ट्रेड यूनियंस जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। उसके बाद है नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मल सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो अगर हम फॉर्मल सेक्टर की के बारे में डाटा की बात करें तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है उसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में जो है फॉर्मल सेक्टर में डाटा जो है कलेक्ट किया जाता है। और इसमें अगर देखा जाए 2012 में तो 30 मिलियन जो फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स हैं और 18 मिलियन वर्कर्स जो हैं एम्प्लॉयड थे पब्लिक सेक्टर में। तो ये भी जो है हमारे पास एक सोर्स है जिससे कि हम अपनी सिचुएशन को जान सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ये देखिए पिक्चर्स देख रहे हैं कि कैसे अभी रोड साइड वेंडिंग जो है
एन इंक्रीजिंग वैरायटी ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, जो इनफॉर्मल सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट है जिस रोड साइड वेंडिंग इसको शो कर सकती है। उसके बाद ये वर्कर्स इनफॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर 2019-12 का डाटा है जिसमें मेल फीमेल का हमने देखा है डाटा। तो ये भी फॉर्मल सेक्टर में और इनफॉर्मल सेक्टर में ये चेंजेस हम देख सकते हैं 2009-12 में। तो फॉर्मल सेक्टर में देखो लेडीज़ हैं जस्ट 6% और मेल्स हैं 24, और इनफॉर्मल में 133 एंड 310। तो ये एक तरह से ह्यूज गैप है जो शो कर रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट है, अब बेसिक जो हमारी प्रॉब्लम है वो अनएम्प्लॉयमेंट पे आ जाते हैं हम। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जब हम काम करना चाह रहे हैं लेकिन हमें काम नहीं मिल रहा, ठीक है, उसको उस सिचुएशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहते हैं कि जब हम वी आर विलिंग टू वर्क बट वी आर नॉट गेटिंग वर्क। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड अदर इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड छुपे हुए बेरोजगार, ये सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में पाई जाती है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है कि जब किसी काम को 3 लोग कर सकते हैं, मान लीजिए किसी खेत में 3 लोग काम कर सकते हैं लेकिन काम कर रहे हैं वहां पे 5, तो देखने को लग रहा है कि वहाँ 5 लोग काम कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी हम अगर 3 लोगों की भी यूज़ करें तो उतनी ही प्रोडक्शन होगी। तो वो जो 2 व्यक्ति हैं जिनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है उसको हम डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। और इंडिया में जैसे बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं विलेज सेक्टर में, तो वहाँ पे ऐसे ही होता है कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा नज़र आती है। सिमिलरली सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कि जब तो आप खेत में काम कर रहे हो या जब आपकी फसल लगी हुई है तब तो आप एम्प्लॉयड हो, लेकिन अगर 2 या 3 महीने आपका खेत खाली रहता है तो उस वक्त आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हो, तो इसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो यानी कि एक जो क्रॉप है जनरली 5 to 7 मंथ्स का जो टाइम है वो लेती है, तो बाकी टाइम जो किसान है वो बेरोजगार हो जाता है, इसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। उसके बाद है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में क्या कारण है जिसकी वजह से कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है? हमारे यहाँ ग्रोथ रेट बहुत कम है, यानी कि ग्रोथ रेट जो है अभी मैंने आपको बताया था, ग्रोथ रेट के साथ साथ जो डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स हैं वो भी बहुत कम है, ठीक है। एक नंबर्स की बात नहीं है कि डेवलपमेंट भी सभी, पॉवर्टी रिडक्शन, इन्फ्लेशन कंट्रोल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बढ़ना, ये सब चीज़ों का होना ज़रूरी है। सिमिलरली यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम है। तो पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जब पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो साइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी उसके साथ बढ़ता जाएगा। सिमिलरली लोग अभी भी एग्रीकल्चर को अपना मेन धंधा मानते हैं, तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस के कारण और एग्रीकल्चर भी आगे सीजनल होने के कारण जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ की एग्रीकल्चर में कमी है जिसकी वजह से कि जो किसान है उसको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है। सिमिलरली जॉइंट फैमिली सिस्टम है जिसमें कि क्या होता है कि फैमिली इकट्ठा काम करती है, तो जिसमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का ब्रिटिश राज्य में ही बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था, उसके बाद भी कोशिश की इंडिया ने कार्वे कमेटी में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने की, लेकिन उस लेवल पे, उस स्केल पे जो है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ डेवलप नहीं है। और अभी भी न्यू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी के चलते हुए हमने बहुत सारी जो स्मॉल स्केल के लिए रिजर्व्ड रखी थी इंडस्ट्रीज़ उनको ओपन अप किया है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट काफ़ी कम है, लेकिन टाइम टू टाइम गवर्नमेंट स्टेप्स जो है इसके लिए भी उठाती रहती है, लेकिन फिर भी वो सेम लेवल ऑफ ग्रोथ जो है वो नहीं है। सिमिलरली सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हमारे देश में बहुत कमी है। अगर ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगी तो तभी लोगों को रोज़गार के अवसर नए जो हैं वो मिलेंगे, और प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट मोटिव्स के अकॉर्डिंगली ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो हमें आती है। सिमिलरली लेबर की मोबिलिटी भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। अब हम लास्ट में हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट ने क्या क्या जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए स्टेप्स जो हैं वो उठाए हैं। तो गवर्नमेंट को भी पता है कि जो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी के साथ जुड़ी हुई है, कि अगर लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो
गरीब भी होंगे, क्योंकि गरीबी बढ़ती जाएगी अगर लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा। सिमिलरली गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं पॉवर्टी को रेडिकेट करने के लिए उठाए हैं, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन्स के लिए भी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ये करती रहती है। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में भी इस चीज़ को ध्यान दिया गया था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो लाई गई थी। तो स्टिल जैसे कि स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिफरेंट टाइम टू टाइम ये कैंपेन गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे, ताकि अपने देश में ही इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को अपनाते हुए अपने देश में ही मेक इन इंडिया, अपने ही देश में चीज़ों को बनाया जाए, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के अवसर जो हैं वो मिल सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सिमिलरली गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया की, स्किलफुल होना चाहिए इंडिया को, और स्टार्टअप इंडिया, जिस अभी स्टार्टअप का ज़माना है तो काफ़ी एंटरप्रेन्योरल स्किल्स आगे आ रही हैं स्टार्टअप्स के लिए। तो ये सारे जो एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए उठाए हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। अब हम एक शॉर्ट उसमें सारे के सारी इसकी थोड़ी क्लिप्स देख लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर अब हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट पे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।